बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फिजिक्स टीचर हूँ। स्टूडेंट, हम अपनी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स इसको पढ़ते हुए आ रहे थे अपनी प्रीवियस वीडियोस में, और इस चैप्टर के जो टॉपिक थे वो सारे हमने स्टडी कर लिए, डिस्कस कर लिए। वीडियोस के अंदर सबके टॉपिक के ऊपर वीडियोस मौजूद हैं। उसके बाद जो आपके पास एग्जाम्पल थी इस चैप्टर की, 8 एग्जाम्पल थी, वो 8 की 8 ही एग्जाम्पल्स हमने वीडियोस में सॉल्व की, वो भी आपको समझ आई होगी। और लास्ट वाली जो चीज़ है इस चैप्टर के हवाले से वो है इस चैप्टर की जो न्यूमेरिकल्स हैं या एक्सरसाइज प्रॉब्लम जो है, ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो लास्ट वाला पोर्शन है इस चैप्टर का, और वो है आपके पास एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स या न्यूमेरिकल्स। यानी इस वीडियो में हम इस चैप्टर के जो आपके पास न्यूमेरिकल्स आएंगे उन न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में क्या बताया जाता है, क्या आप फाइंड करना है, सेम लाइक दैट एग्जांपल्स, ठीक है। एग्जांपल वाले फार्मूलाज ही दोबारा रिपीट होंगे, ठीक है, इतनी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप एग्जांपल्स को सही तरह से सॉल्व आउट कर ले, उनको समझ ले, तो न्यूमेरिकल्स को समझना बिल्कुल मुश्किल बात नहीं होती फिर, ठीक है। क्योंकि वो दोबारा वही कॉन्सेप्ट यूज होता है, सिर्फ वैल्यूज को चेंज कर देते हैं या क्वेश्चन को थोड़ा सा राउंड कर देते हैं, राउंड बाउंड पेश करते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। वरना काम सारा ये जो कैलकुलेशन होती है एक दोनों की, न्यूमेरिकल्स की और एग्जांपल की, एक दूसरे के रिलेटेड ही होती है, एक दूसरे के साथ मिलती जुलती होती है, क्योंकि सेम फार्मूलाज हमने यूज करना होते हैं। तो स्टूडेंट चलते हैं अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ। इस चैप्टर का जो पहला न्यूमेरिकल है वो आपके पास आ रहा है न्यूमेरिकल नंबर 3.1, और इस 3.1 का जो गिवन डाटा मूवमेंट क्या होगा, इसमें पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में हमें क्या बताया जा रहा है, उसके बाद हम मूव करेंगे आगे इसकी गिवन डाटा टू फाइंड और कैलकुलेशन की तरफ। पहले मैं स्टूडेंट पढ़ने जा रहा हूँ इसकी जो स्टेटमेंट है उसको कहते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3.1। A helicopter is ascending vertically at the rate of 9.6 मीटर पर सेकंड। एक जो हेलीकॉप्टर है वो नीचे आ रहा है और नीचे आते वक्त उसकी जो वेलोसिटी थी वो थी 19.6 मीटर पर सेकंड। When it is at a height of 156.8 meter above the ground, a stone is dropped. How long does the stone take to reach the ground? ठीक है, कहते हैं कि आपके पास कॉन्सेप्ट में देने जा रहा हूं, इस स्टेटमेंट में जो बताया जा रहा है कि आपके पास एक हेलीकॉप्टर था, हेलीकॉप्टर ऊपर से नीचे आ रहा था, नीचे आते वक्त उसकी जो स्पीड थी या जो वेलोसिटी थी वो 19.6 मीटर पर सेकंड थी। फिर कहते हैं जब वो जमीन से 158.6 मीटर बुलंदी पर था, 156.8 मीटर बुलंदी पर था, तो उस वक्त जहाज में से एक पत्थर फेंका गया, यानी हेलीकॉप्टर में से एक पत्थर फेंका गया, और इतनी बुलंदी पर फेंका गया पत्थर कितनी देर में जमीन पर आएगा वो आपने मालूम करना है, यानी टाइम मालूम करेंगे कितना टाइम लगा उसको 158.6 वाली बुलंदी से नीचे जमीन पर आते वक्त, ठीक है, क्या टाइम लगा उसको, ये आपने मालूम करना है इसमें, ठीक है स्टूडेंट। अब चलते हैं इसके गिवन डाटा की तरफ। तो गिवन डाटा में कहते हैं वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर, ठीक है, कहते हैं वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर असेंडिंग, वो अपवर्ड जा रहा था, ठीक है, असेंडिंग होता है अपवर्ड फोर्स, से भी आप कहते हैं वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर इसको कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। जो पहली वेलोसिटी आपके पास आ रही थी, इनिशियल वेलोसिटी होती 19.6 मीटर पर सेकंड, और ये समझ लो कि अपवर्ड है, ठीक है, अपवर्ड वेलोसिटी है। देन नेट वेट डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन, ठीक है, डिस्टेंस जो स्टोन ने कवर किया, डिस्टेंस ऑफ स्टोन 156.8 मीटर, 156.8 मीटर, और ये आपके पास आ रहा था डाउनवर्ड, हेलीकॉप्टर जा रहा था ऊपर की तरफ और पत्थर जो फेंका उसमें से पत्थर ने आना नीचे, जाहिर सी बात है ग्राउंड पर आना था। कहते हैं देयर इज नेगेटिव साइन बीइंग
डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट टू इनिशियल वेलोसिटी, इसके साथ आएगा एक नेगेटिव साइन, क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट या जो डिस्टेंस आ रहा है वेलोसिटी के ऑपोजिट आ रहा है, वेलोसिटी अपवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो एक के साथ आप नेगेटिव लगा सकते हैं, तो हमने किसके साथ लगा लिया, डिस्टेंस के साथ नेगेटिव का साइन लगा लिया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर से देखिए स्टूडेंट, न्यूमेरिकल या स्टेटमेंट में हमें जी की वैल्यू या जी का जिक्र भी नहीं बताया गया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मतलब कुछ भी नहीं बताया गया, लेकिन हमें कैसे पता चला, क्योंकि इसमें बात हो रही थी बुलंदी की यानी हाइट की बात हो रही है, तो जब हाइट की बात हो एक्सेलरेशन कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और इसकी वैल्यू कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये वैल्यू आपने जुबानी यहाँ कांस्टेंट वैल्यू तो जुबानी तौर पर आपने इसको याद रखना होता है। आगे स्टूडेंट इसमें कहते हैं टू फाइंड, मालूम क्या करना है आपने, टू फाइंड कहते हैं टाइम टी, क्या मालूम करेंगे आप, टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू आप करेंगे मालूम या फाइंड, आगे कैलकुलेशन कैलकुलेशंस कैसे परफॉर्म करवाएंगे, कहते हैं यूजिंग द फॉलोइंग रिलेशन इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे यूज कर सकते हैं, देखिए आपके पास एक आ रहा है वी आई, एक आ रहा है एस, एक आ रहा है जी या ए कह सकते हैं आप, और एक आ रहा है टी, ठीक है, ये सारा कुछ वैल्यू जो मौजूद होती है ये मौजूद होती है स्टूडेंट वैल्यू इक्वेशन ऑफ मोशन, और नंबर आता है उसका दूसरा, ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में सारी चीजें मौजूद होती हैं, आप इनकी मदद से, इन इक्वेशन की मदद से टाइम की वैल्यू को कैलकुलेट करने की ट्राई करेंगे, ठीक है, ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी इसमें इस्तेमाल हो रहा है, यूज हो रहा है, आपने उसको भी देख रहे हैं, मैथमेटिक्स स्टूडेंट जो है वो आसानी से कर पाएंगे इसको, लेकिन जो मेडिकल की हमें भी उनके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो, और मैथमेटिक्स में उन्होंने भी पढ़ा हुआ है, फैक्टराइजेशन जो टॉपिक था हमारे पास, ठीक है, फैक्टराइजेशन इसमें यूज होनी है, उसके बाद जाके आपका जो आंसर आया इसमें वो आएगा, ठीक है। अब फैक्टराइजेशन कैसे करनी है वो आगे फर्दर मूव करते हैं, जब हम तो देख लेते हैं। अब हमने जो यूज करनी है इक्वेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन इक्वेशन सेकंड मोशन, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन की जो सेकंड इक्वेशन आएगी उसके अकॉर्डिंग s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी का स्क्वायर, ठीक है, 1/t प्लस 1/t s इज इक्वल टू 1 वी आई टी प्लस 1/2 जी टी का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इसमें से वैल्यूज को पुट करने, s था आपके पास 156.8, वी आई था 19.6 इंटू टी प्लस हाफ, जी आपके पास था 9.8 और साथ में आ रहा था आपके पास टी का स्क्वायर, ठीक है। अब आप 9.8 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 4.9, यानी आपके पास 156.8 इज इक्वल टू 19.6 टी प्लस 4.9 टी का स्क्वायर, ठीक है, 4.9 टी का स्क्वायर, ये आपके पास वैल्यू आ जाती है। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है इसमें, अब अगर इसमें आपको क्या करें, इसको अरेंज कर लें, यानी 4.9 टी का स्क्वायर, यानी जो आपके पास इक्वेशन आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो दर्जी मुसावात होती है, उसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना है आपने। मैथमेटिक्स की बात मैं कर रहा हूँ, पहले बताया कि हमने मैथमेटिक्स इसमें यूज हो रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसके अकॉर्डिंग पहले आपके पास वैल्यू आती है स्क्वायर वाली, उसके बाद आपके पास वैल्यू आती है विदाउट स्क्वायर, एंड भी आपके पास आती है वैल्यू विदाउट कांस्टेंट, विदाउट वेरिएबल, यानी कांस्टेंट जो वैल्यू होती है आपके पास वो आएगी, तो वो इधर वैल्यू प्लस हो रही थी, दूसरी तरफ जाके हो जाएगी -156.8 इज इक्वल टू 0। अब सारी इक्वेशन में स्टूडेंट 4.9 आ रहा है कॉमन, 4.9 कॉमन लिया, बाकी रह गया टी का स्क्वायर
प्लस जब दूसरी वैल्यू में से 4.9 कॉमन जाएगा तो आपके पास आंसर रह जाएगा -40। आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो वैल्यू कौन सी बचेगी, सॉरी इधर जो वैल्यू आ रही थी ये नेगेटिव वैल्यू थी 1/9 पॉइंट, ये नेगेटिव थी, तो ये आपके पास आ रहा था नेगेटिव। अब इस केस में आपके पास ये पॉजिटिव, ये वाला भी नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो ये आपने जरा सा ध्यान रखना है इसमें। ठीक है स्टूडेंट, आपने इसको जरा गौर से देख लेना है। आपके पास 156 पॉइंट, ठीक है, ये माइनस में था, और ये जो आपके पास वैल्यू आ रही थी ये भी कौन सी थी, क्योंकि हमने नेगेटिव साइन लिखा हुआ था, ये भी नेगेटिव थी, तो ये भी इधर आके क्या रह जाएगी, नेगेटिव ही रहेगी। ठीक है, ये भी वैल्यू इधर नेगेटिव अपनी जगह पर मौजूद रही। ठीक है, नेगेटिव थी पहले ही, अपनी जगह पर मौजूद रही। ये आपने ध्यान रखना है कि जब हम 9.8 की बात करते हैं तो 9.8 जी यानी जी की जो वैल्यू है वो नीचे से ऊपर की तरफ जहाज जा रहा है तो उसकी जो वैल्यू आएगी नेगेटिव आएगी। दूसरे केस में हमने कहा था कि वेलोसिटी और जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से एक के साथ नेगेटिव का साइन आएगा, तो हमने डिस्टेंस के साथ लगाया था, तो डिस्टेंस भी आपके पास जो एस था वो भी आ रहा था नेगेटिव में, तो ये वैल्यूज आपने नेगेटिव में पुट करनी है। तो आपके पास इधर बच जाएगा 4.9 कॉमन लिया सब में से, इसमें से कॉमन किया तो बाकी रहेगा टी का स्क्वायर, जब इसमें से कॉमन जाएगा तो रह जाएगा -40, जब इसमें से जाएगा तो रह जाएगा 32 इज इक्वल टू 0। ये टर्म इधर मल्टीप्लाई हो रही है, जब दूसरी तरफ जाएगी तो 0 के साथ जाके डिवाइड होगी, यानी 0 ओवर समथिंग आंसर विल बी इक्वल टू 0। तो आपके पास फाइनल जो वैल्यू बचेगी t इज इक्वल टू, ये वैल्यू जब इधर जाके डिवाइड होगी 0 के साथ तो 0 यानी खत्म, बाकी रह जाएगी वैल्यू t स्क्वायर -40 -32 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू आपके पास बन गई। अब आपने करनी है इसकी फैक्टराइजेशन। ठीक है, बाय फैक्टराइजेशन ठीक है, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं मैं दोबारा बता देता हूं। इससे जो आपके पास लास्ट वाली टर्म होती है उसको मल्टीप्लाई करके फर्स्ट वाली टर्म के साथ, यानी इसका कोएफिशिएंट ये 32 है, इसका कोएफिशिएंट आ रहा है इसका 1, जब 32 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो आंसर आएगा 32, यानी अब आपके पास जो मल्टीप्लाई करने से आंसर आना चाहिए वो आ गया 32, लेकिन वो हो माइनस का। फिर जब आप प्लस या माइनस करें तो आंसर आए -4, यानी अब आपने क्या करना है, दो डिजिट्स ऐसे लेने हैं। ठीक है, ऐसे दो डिजिट्स लेने हैं जिनको आप करें प्लस या माइनस, आंसर आए -4, लेकिन जब आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, दो डिजिट ले रहे हैं, दोनों को जब मल्टीप्लाई करें तो तब आंसर आपका आना चाहिए 32 और वो भी माइनस का। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास पेयर बनता है 4 and 8, टी स्क्वायर -8t + 4t -32 इज इक्वल टू 0। ये देखिए दो डिजिट हमने लिए 8 और 4, 8 -8 + 4 आंसर आ जाता है -4, 8 मल्टीप्लाई बाय 32, 8 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 32, ये माइनस और प्लस, माइनस का साइन तो -32, दोनों रिक्वायरमेंट हमारी पूरी होगी। अब दो पेयर, इसका ये पेयर बन गया, इसका ये एक पेयर बन गया, इसमें से अगर आप कॉमन ले तो आपके पास कॉमन आएगा t कॉमन, बाकी आपके पास रह जाएगा t -8 प्लस, इसमें से अगर आप 4 कॉमन ले बाकी रह जाएगा t -8 इज इक्वल टू 0। जब आप t -8 कॉमन ले दोनों में से, देखिए t -8 कॉमन आ गया, बाकी t + 4 एक तरफ रह गए, ये आपके पास दो वैल्यूज आ गई t के लिए। ठीक है, जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा t -8 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू क्या आएगा, t इज इक्वल टू प्लस का 8, एक ये वैल्यू आपके पास आ गई टाइम की, साथ आ जाएगा सेकंड। ठीक है, दूसरी वैल्यू जो आपके पास आएगी t इज इक्वल टू t + 4 इज इक्वल टू 0, तो आ जाएगी t इज इक्वल टू -4 सेकंड, एक ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी।
तो स्टूडेंट क्योंकि वी नो दैट बट टाइम, जो टाइम होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू जो आएगी आपके पास वो आएगा आंसर t इज इक्वल टू 8 सेकेंड, यानी इतने सेकंड में वो जो स्टोन था या पत्थर था वो ऊपर बुलंदी से 156.8 मीटर की बुलंदी से जमीन के ऊपर जमीन के साथ आकर टकराएगा कितने सेकंड के अंदर, 8 सेकंड के अंदर। ठीक है, ये आपके पास न्यूमेरिकल था। न्यूमेरिकल बिल्कुल आसान था, सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसकी मदद से आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, उसको हमने कर दिया फैक्टराइज। तो फैक्टराइजेशन करने के बाद आपके पास पता दो वैल्यूज आती है, एक प्लस में आई एक नेगेटिव में आई। लेकिन वी नो दैट कि जो टाइम होता है टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, टाइम नेवर बी नेगेटिव, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आपके पास जो प्लस वाली वैल्यू आ रही थी यानी कि 8 सेकंड वो आपके पास आ जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3.1। आगे फर्दर मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3.2 की तरफ। स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 3.2 हम करेंगे बाद में। ठीक है, 3.2 जो है आपने इसमें सिंपल सा तरीकाकार यूज करते हुए, जैसा कि हमने एग्जांपल की थी, हमने एग्जांपल नंबर 3.1, ठीक है, सेम वही तरीकाकार है। ठीक है, और उसी मेथड को यूज करते हुए आपने 3.2 न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। ठीक है, सारा तरीकाकार सेम वही आ रहा है। अगर आपको 3.1 एग्जांपल आती है तो ये वाला न्यूमेरिकल भी आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, आप इस वाले न्यूमेरिकल को भी आसानी के साथ हल कर सकेंगे। ठीक है, तो ये आपके न्यूमेरिकल नंबर 3.2 आप खुद करेंगे एग्जांपल नंबर 3.1 को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, नेक्स्ट मैं मूव करने जा रहा हूं न्यूमेरिकल नंबर 3.3 के ऊपर, यानी अब हम करेंगे जो आपके पास करने वाला सवाल है न्यूमेरिकल है वो आ रहा है 3.3। तो अब आप क्या करेंगे, 3.3 को सॉल्व करेंगे। 3.3, ठीक है, इधर आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3.3। अब इसकी मैं पढ़ने जा रहा हूं स्टेटमेंट, वो क्या है स्टेटमेंट में गिवन डाटा। कहते हैं स्टूडेंट गिवन डाटा में अ प्रोटॉन मूविंग विद स्पीड passes through a 0.02 centimeter thick sheet of paper and emerges with speed। एक प्रोटॉन था, एक स्पीड के साथ मूव कर रहा था। ठीक है, और जिस शीट में से गुजरा है उसकी वैल्यू विड्थ दी हुई है, थिकनेस दी हुई है, और थिकनेस गुजरने के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो ज्यादा हो गई। अज्यूमिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी उसकी जो एक्सेलरेशन में कमी आई है, नेगेटिव डेसेलरेशन जो है या रिटार्डेशन है, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। फाइंड रिटार्डेशन एंड टाइम टेकन टू पास थ्रू द पेपर। रिटार्डेशन आपने मालूम करनी है और टाइम टेकन कितना उसको टाइम लगा गुजरने के लिए, ये आप मालूम करेंगे। दो चीजें, ठीक है, एक डेसेलरेशन और एक टाइम, दो चीजें आप मालूम करेंगे। तो गिवन डाटा में कहते हैं इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोटॉन, इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोटॉन is equal to 1.0 into 10 to the power 7 into 10 to the power 7 मीटर पर सेकंड। उसके बाद फाइनल स्पीड ऑफ प्रोटॉन Vf is equal to 2.0 into 10 to the power 6, 2.0 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद जो थिकनेस दी हुई थी, थिकनेस क्या आपके पास आ रही थी, डिस्टेंस कवर जो उसने किया या थिकनेस कह सकते हैं आप, डिस्टेंस इज इक्वल टू एस, वो आपके पास क्या आएगा, एस इज इक्वल टू 0.02 सेंटीमीटर, 0.02 सेंटीमीटर। जब सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.02 into 10 की पावर -2 मीटर। ये आपके पास आ गया स्टूडेंट सारा गिवन डाटा। अब टू फाइंड मालूम क्या करना है आपने इसमें, टू फाइंड आपके पास आ रहा है एक तो रिटार्डेशन, ठीक है, रिटार्डेशन आप मालूम करेंगे। उसके बाद टाइम,
दो चीजें आप करेंगे कैलकुलेट। जब आप कैलकुलेशन की तरफ मूव करेंगे, कैलकुलेशन, तो स्टूडेंट कैलकुलेशन में कहते हैं यूजिंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन की तीसरी मुसावात को यूज करते हुए, ठीक है, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या थी, 2as इज इक्वल टू vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। 2 एज इज ए आपने फाइंड करना है, एस आपके पास था 0.02 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इज इक्वल टू vf आपके पास क्या था, vf स्क्वायर 2 इंटू 10 की पावर 6 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 इंटू 10 की पावर 7 का स्क्वायर। ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। अब आपने मालूम करना था ए के लिए फार्मूला अरेंज करें, ए इज इक्वल टू, जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे आएगा 4 इंटू 10 की पावर 12 प्लस 12 भी आएगा, फिर माइनस 2 इंटू 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 40, 1 का स्क्वायर 1, 10 की पावर 7 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 14, यानी 7 2 टाइम्स आर 40। ये दोनों इधर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे थे एक के साथ, दूसरी तरफ आकर क्या हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे डिवाइड, ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो आपके पास आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई 0.02 इंटू 10 की पावर माइनस 2। जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स आंसर आएगा माइनस 96 इंटू 10 की पावर 12। ए इज इक्वल टू माइनस 96 इंटू 10 की पावर 12 डिवाइडेड बाय, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.04 इंटू 10 की पावर माइनस 2, ठीक है। जब आप फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो फर्दर कैलकुलेशन जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा a इज इक्वल टू माइनस 0.2, a इज इक्वल टू माइनस 2.4 इंटू 10 की पावर 7, 2.4 10 की पावर 17 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये आपके पास आ गया एक्सेलरेशन का रेसिप्रोकल, यानी नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, वो इज कॉल्ड डेसेलरेशन, ठीक है। डेसेलरेशन का आपके पास ये आंसर आ गया, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10 की पावर 17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। नाउ यूजिंग फर्स्ट द इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग टाइम t, ठीक है। अब इक्वेशन मूव करनी है यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की पहली इक्वेशन अगर आप यूज करें वो आपके पास आती है Vf इज इक्वल टू Vi प्लस At। इधर से आप t का फार्मूला बनाए तो आ जाएगा Vf माइनस Vi डिवाइडेड बाय t, Vf माइनस Vi डिवाइडेड बाय t। तो अब इसमें आपको क्या करना है, वैल्यू को पुट कर दें, डिवाइडेड बाय a, Vf आपके पास 2 इंटू 10 की पावर 6 माइनस 1 इंटू 10 की पावर 7 डिवाइडेड बाय माइनस 2.4 इंटू 10 की पावर 17, ठीक है। ये वैल्यूज आपने कर दी पुट इस फार्मूले के अंदर। अब जब आप ऊपर वाली दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा a माइनस 8.6 इंटू 10 माइनस 8 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय माइनस 2.4 इंटू 10 की पावर 17। तो ये माइनस माइनस के साथ गया, तो 8 को 2.4 के साथ डिवाइड करें, यानी दोनों टर्म को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा स्टूडेंट आपके पास 3.33 इंटू 10 की पावर माइनस 11। t इज इक्वल टू
3.33 into 10 power -11 सेकंड। ठीक है, टाइम का यूनिट होता है सेकंड। ये आपके पास है न्यूमेरिकल नंबर, ये आपके पास था न्यूमेरिकल नंबर 3.3। ठीक है फ्रेंड, बिल्कुल सिंपल सा था। आई होप कि आपको इसकी भी समझ आई होगी। दो इक्वेशन यूज की, इक्वेशन ऑफ मोशन पहले थर्ड वाली, बाद में पहले वाली। थर्ड वाली हमने यूज की फाइंड करने के लिए एक्सेलरेशन यानी डेसेलरेशन, रिटार्डेशन। फिर फर्स्ट इक्वेशन हमने यूज की मालूम करने के लिए टाइम। तो ये आपके पास दोनों आंसर्स आ गए हैं एंड आई होप कि आपको इन दोनों की समझ भी आई होगी। ठीक है, आगे फर्दर मूव करते हैं अपनी न्यूमेरिकल नंबर 3.4 की तरफ। पहले मुझे इसको रेज करना पड़ेगा, फिर आगे मूव करते हैं। ठीक है फ्रेंड, दोनों सिंपल से न्यूमेरिकल थे। आई होप कि आपको समझ भी आई हो। जी तो स्टूडेंट फर्दर मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3.4 की तरफ। 3.4 में क्या बताया जा रहा है, मैं पढ़ने लगा हूं। कहते हैं टू मैसेज M1 एंड M2 आर इनिशियली एट रेस्ट। ठीक है, दो मैस है आपके पास, दोनों पहले रेस्ट की हालत में थे विद द स्प्रिंग कंप्रेस्ड बिटवीन देम। एक स्प्रिंग के साथ दोनों अटैच थे और वो रेस्ट की हालत में थे। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेलोसिटीज आफ्टर द स्प्रिंग हैज बीन रिलीज। स्प्रिंग को कंप्रेस किया गया था, यानी दो मैस थे, दोनों को स्प्रिंग के साथ अटैच किया और स्प्रिंग को कर दिया कंप्रेस। ठीक है, जब कहते हैं जब स्प्रिंग को कंप्रेस किया हुआ आप छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे, उस वक्त जो आपके पास वेलोसिटीज आएंगी दोनों मैसेज की, वो वेलोसिटीज क्या आएंगी, कैसी आएंगी, ये आपने मालूम करनी है। ठीक है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, इतना टफ नहीं है। अब कहते हैं गिवन क्या आपके पास, गिवन डाटा फर्स्ट मैस M1, सेकंड मैस M2, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ M1, वैल्यूज कोई नहीं दी हुई, सिर्फ नाम बताए गए हैं। फर्स्ट मैस इज इक्वल टू M1, सेकंड मैस इज इक्वल टू M2। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ M1 is equal to V1, velocity of M2 is equal to V2। और ये जो वेलोसिटी आपके पास आ रही है, ये इनिशियल वेलोसिटी आ रही है, फाइनल वेलोसिटी आपने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये दोनों वेलोसिटी कौन सी है, इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, इनको मैं साथ लिख देता हूँ इनिशियल। ये दोनों ही आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, पहले वाली। आगे आपने जो फाइंड करना है, टू फाइंड आपके पास क्या आएगा, फाइनल वेलोसिटी ऑफ M1 is equal to V1 prime, फाइनल वेलोसिटी ऑफ M2 is equal to V2 प्राइम। ये भी आप करेंगे मालूम। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास दोनों वैल्यूज आ गई। फिर आपने इनकी मालूम करनी है रेशो। ठीक है, रेशो ऑफ वेलोसिटीज वेलोसिटीज V1 प्राइम over V2
इज इक्वल टू ये आप करेंगे मालूम। ठीक है स्टूडेंट, तीन चीजें मालूम करनी है, v1 v2 और इनकी रेशो मालूम करेंगे। कहते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कैलकुलेशन according to law of conservation of momentum। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम की कंजर्वेशन का लॉ यूज करते हुए हम क्या करेंगे, कहते हैं इनिशियल मोमेंटम बराबर होता है फाइनल मोमेंटम। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ठीक है, अब अगर इन दोनों की वैल्यूज को पुट करें, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा आपके पास m1 v1 प्लस m2 v2, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। ये दोनों ही एक दूसरे के साथ इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। कहते हैं वेयर नेगेटिव साइन शोज दैट v1 एंड v2 आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इसके साथ नेगेटिव आएगा, इसके साथ भी आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, विच इज शोज दैट कि v1 एंड v2 आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, v1 अगर स्प्रिंग के साथ मैच दोनों बंधे हुए थे, कंप्रेस करके छोड़े तो क्या होगा, v1 की डायरेक्शन इस तरफ होगी, v2 की डायरेक्शन इस तरफ होगी, दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिटली डायरेक्टेड है। इस वजह से v2 के साथ हमने क्या किया, नेगेटिव का साइन लगा दिया। अब जब आप नेगेटिव का साइन लगाएंगे तो क्या होगा, कहते हैं कि जो वेलोसिटी v1 थी वो भी जीरो थी, वेलोसिटी v2 जो थी वो भी क्या थी, जीरो थी। ठीक है, ये हमने इधर लिखी नहीं हुई कि दोनों क्या आ रही थी, जीरो के इक्वल, क्योंकि एट रेस्ट पे था फर्स्टली पहली दफा, वो क्या थी आपके पास, इज इक्वल टू जीरो, ये भी इज इक्वल टू जीरो इनिशियल। ठीक है, रेस्ट की हालत पर होने की वजह से जो इनिशियल वेलोसिटी थी v1 की भी और v2 की भी, दोनों क्या आएंगी, दोनों ही वेलोसिटीज आएंगी जीरो। तो आपने पुट करना है m1 v1 की जगह जीरो पुट करेंगे तो m1 इंटू जीरो प्लस माइनस कर दे इसको इधर ही, माइनस m2 इंटू जीरो m1। ठीक है, आपने क्या करना है, m1 v1 प्राइम मालूम करना था, माइनस हो जाएगा ये प्लस माइनस माइनस m2 v2 प्राइम, तो ये दोनों टर्म जीरो, जीरो इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम माइनस m2 v2 प्राइम। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, इधर आपके पास ये जो था m1 v1 जीरो हो गया, v1 जीरो था तो सारा आंसर जीरो, इधर भी सारा आंसर जीरो, तो बाकी रह गया m1 v1 प्राइम प्लस m माइनस m2 v2 प्राइम। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब आपने तो मालूम करनी थी इसके अंदर से रेशो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, m1 v1 प्राइम एक तरफ, ये वाली वैल्यू दूसरी तरफ, यानी आ जाएगा m1 v1 प्राइम इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम। ठीक है, m1 v1 प्राइम इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम। अगर आप इसकी रेशो मालूम करेंगे तो रेशो क्या बनेगी, v1 प्राइम डिवाइडेड बाय v2 प्राइम इज इक्वल टू m2 डिवाइडेड बाय m1 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड रेशो। ठीक है, ऑफ फाइनल वेलोसिटीज। ठीक है, विच इज द रेशो, which is ratio, this is required ratio of velocities। ठीक है, वेलोसिटी की जो रिक्वायर्ड रेशो आ रही थी वो आपके पास आ गई, ये वाली रिक्वायर्ड रेशो। ठीक है, ये आपके पास है न्यूमेरिकल नंबर 3.4। ठीक है, एंड आई होप कि आपको इसकी समझ भी आई होगी। बिल्कुल सिंपल सा एक न्यूमेरिकल था आपके पास। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा, कोई मुश्किल नहीं, कोई डिफिकल्टी नहीं, जस्ट आपने याद रखना है कि उन्होंने मैथ्स बताया था, वैल्यूज न्यूमेरिकल वैल्यूज कोई भी नहीं, जस्ट थ्योरेटिकल वैल्यू थी। ठीक है, मैथ्स M1 था, मैथ्स M2 था,
फिर वेलोसिटीज बताई कि वो जो बॉडी है वो पहली पोजीशन उसकी रेस्ट पोजीशन थी, तो रेस्ट पोजीशन से हमें मालूम हुआ कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है मैस m1 और m2 दोनों की जो इनिशियल वेलोसिटीज है वो जीरो आएंगी, इससे हमें ये पता चला। फिर हमने यूज किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूज करते हुए हमने इस सारे टॉपिक से रेशो निकाल ली, v1 प्राइम ओवर v2 प्राइम इज इक्वल टू m2 ओवर m1। तो शायद ये था आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 3.4। 3.4 के बाद 3.5 आपके पास आ रहा है, तो आपने वो जो न्यूमेरिकल है वो आपने खुद करना है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है उसके अंदर, एक दफा ट्राई करिएगा, आई होप कि आपको वो समझ आ जाएगी, ठीक है, आप वो न्यूमेरिकल आसानी से कर लेंगे, कोई इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है उसके अंदर, आप ये न्यूमेरिकल खुद करेंगे 3.5 वाला। आगे मैं मूव करने जा रहा हूँ 3.6 के ऊपर, ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 3.6। ठीक है, इसका जो गिवन डाटा क्या है वो भी हमें देखना है। थ्री 3.6 कहते हैं, ये भी एक शार्ट सा या सिंपल सा न्यूमेरिकल क्या यूज किया था 3.5 के अंदर 4 के अंदर। कहते हैं अ बॉय प्लेसेस अ फायर क्रैकर ऑफ नेग्लिजिबल मास इन एन एम्प्टी कैन ऑफ 40 ग्राम मास। एक 40 ग्राम मास के अंदर एक बॉय है क्रैकर को रखता है। ही प्लग द एंड विद द वुडन ब्लॉक ऑफ मास 200 किलोग्राम के, जो प्लग क्या करता है उसको रख देता है एक वुडन ब्लॉक के अंदर जिसका मास है 200 ग्राम। आफ्टर इग्निटिंग द फायर क्रैकर, जब वो फायर क्रैकर को आग लगाता है क्या होता है, ही थ्रोज द कैन स्ट्रेट अप, वो कैन को सीधा ऊपर फेंक देता है आग लगाने के बाद। इट एक्सप्लोड एट द टॉप ऑफ इट्स पाथ, जब अपनी मैक्सिमम हाइट पर जाता है, मैक्सिमम बुलंदी पर पहुंचता है तो उधर जाके वो फट जाता है, ठीक है। इफ द ब्लॉक शूट्स आउट विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, उसकी जो स्पीड दी हुई है अगर 3 मीटर पर सेकंड हो, हाउ फास्ट विल द कैन बी गोइंग, के जो कैन था वो कितनी वेलोसिटी के साथ जा रहा था, आपने वो वेलोसिटी या वो जो आपके पास स्पीड आ रही थी वो आपने कैलकुलेट करनी है। अब गिवन डेटा स्टूडेंट कहते हैं इसमें मास ऑफ कैन है, जो कैन का मास है m1, मास ऑफ कैन इज इक्वल टू m1, वो आपके पास आ रहा था 40 इंटू 10 की पावर 40 ग्राम था, ठीक है, 40 ग्राम, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो आ जाएगा 40 इंटू 10 की पावर -3 किलोग्राम, ठीक है। हमें पता है कि जब भी हमने ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो या तो 1000 के साथ डिवाइड कर दें या 10 की पावर -3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो हमने -10 की पावर -3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास ये जो आंसर आ गया वो आंसर आया 40 इंटू 10 की पावर -3 किलोग्राम। फिर मास ऑफ वुडन बॉक्स था, ठीक है, मास ऑफ वुडन बॉक्स का जो मास था वो क्या था, इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू वो आपके पास है 200 ग्राम, 200 ग्राम इज इक्वल टू वो क्या होगा 200 इंटू 10 की पावर -3 किलोग्राम। अगर इसको भी किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो आपके पास ये वैल्यू आ जाती है, ठीक है। जब इस वैल्यू को 3.6 बाय रूट 4 पे तो समझ आ जाएगी न्यूमेरिकल नंबर। फिर कहते हैं फाइनल स्पीड जो दी हुई थी, ठीक है, फाइनल स्पीड ऑफ ब्लॉक, फाइनल स्पीड ऑफ ब्लॉक, फाइनल स्पीड ऑफ ब्लॉक, जो ब्लॉक था उसकी जो फाइनल स्पीड थी वो भी गिवन थी, ठीक है, यानी v2 प्राइम इज इक्वल टू वो थी आपके पास 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड आपके पास स्पीड आ रही थी, स्पीड ऑफ वुडन ब्लॉक, ठीक है, वो आपके पास ये आ गई। अब टू फाइंड आपने क्या करना है, क्या मालूम करेंगे इसके अंदर, टू फाइंड स्टूडेंट, टू फाइंड आपके लिए आएगा फाइनल स्पीड ऑफ कैन, वुडन ब्लॉक्स की तो स्पीड दे दी हुई है और फाइनल स्पीड ऑफ कैन ये आपने मालूम करना है, ठीक है। फाइनल स्पीड ऑफ कैन, फाइनल स्पीड ऑफ कैन इज इक्वल टू v1 प्राइम इज इक्वल टू आप करेंगे मालूम, ठीक है। कैन की जो फाइनल स्पीड आ रही थी ये वाली स्पीड आप करेंगे कैलकुलेट। आगे कहते हैं कैलकुलेशन कैसे आएगी, कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म करवाएंगे हम, कैलकुलेशंस
कहते हैं as both can and block are initially at rest, so their initial velocities are v1 and v2 is equal to 0. इनिशियल वेलोसिटीज क्या आ गई, दोबारा से पहले रेस्ट की हालत में थे, v1 भी 0 v2 भी 0. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टोटल इनिशियल मोमेंटम होता है बराबर टोटल फाइनल मोमेंटम के. ठीक है, कहते हैं इनिशियल वेलोसिटीज velocities of can and box are 0. ठीक है, दोनों की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या थी, 0 थी. फिर अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. ठीक है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. तो वो आपके पास क्या आएगा, m1 v1 प्लस m2 v2, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 प्राइम प्लस m2 प्राइम m2 v2 प्राइम. ठीक है, तो ये आपके पास 0, ये भी 0, चूंकि v1 भी 0 है v2 भी 0 है तो सारा आंसर 0. तो इधर आपके पास बचेगा m1 प्लस m2 v2 प्राइम. इधर से अगर आप मालूम करना चाहे v1 प्राइम की वैल्यू कैलकुलेट करें तो आंसर आपके पास आएगा, सॉरी दूसरी तरफ पहले इसको लेकर जाएं, कन्वर्ट करें, फिर देखते हैं आंसर. आपके पास बनेगा m1 v1 प्राइम इज इक्वल टू माइनस m2 v2 प्राइम. तो v1 प्राइम आपके पास आएगा माइनस m2 v2 प्राइम डिवाइडेड बाय m1. ये आपके पास फार्मूला अरेंज हो जाएगा किसके लिए, v1 प्राइम के लिए. अब सिंपल आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, पहले इसको पुट करें, v1 प्राइम इज इक्वल टू माइनस m2 क्या था आपके पास 200 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय v2 क्या था, सॉरी v2 प्राइम आपके पास था 3 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 10 की पावर माइनस 3. तो अब अगर आप क्या करें, ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करें, नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर दें, आंसर आ जाएगा माइनस 15 मीटर पर सेकंड, माइनस 15 मीटर पर सेकंड. ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी वेलोसिटी के लिए, यानी फाइनल वेलोसिटी ऑफ कैन. द नेगेटिव साइन शोज दैट द कैन विल बी शूट इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द ब्लॉक. ठीक है, नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ can is opposite to the block. ठीक है, नेगेटिव साइन shows that the negative sign shows that direction of can is opposite to block. ठीक है, जो कैन की डायरेक्शन है वो ब्लॉक की डायरेक्शन के ऑपोजिट आ रही है, यानी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है. तो ये आपके पास न्यूमेरिकल था. न्यूमेरिकल नंबर इस वक्त जो बोर्ड पर मौजूद है 2 है, 3.1, सॉरी हमने ये जो किया था ये आपके पास आ रहा था, इधर चेंज नहीं हुआ, 3.1 नहीं था, ये आपके पास आ रहा था 3.4 एंड 3.6. ठीक है, 3.4 और 3.6 आपके पास ये वाले न्यूमेरिकल थे. ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 3.1 भी किया, 3.3 भी किया, 3.4 भी किया एंड 3.6 भी किया. अभी तक हमने 3.2 और 3.5 न्यूमेरिकल मैंने आपके लिए छोड़े, वो आपने खुद ही करने हैं. ठीक है, तो ये आपके पास न्यूमेरिकल यहाँ तक 3.6 तक सॉल्व हो गए. बाकी जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल है स्टूडेंट हम अपनी फर्दर वीडियोस में उनको सॉल्व करेंगे, फर्दर वीडियोस में कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे. तो आज की इस वीडियो के लिए हमारे पास यही न्यूमेरिकल्स हैं. ठीक है, न्यूमेरिकल्स पहले 6 तक हमारे पास सॉल्व आउट हो गए. बाकी जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल हम अपनी नेक्स्ट वाली वीडियोस में उनको सॉल्व करेंगे. तो स्टूडेंट आई होप कि आपको इन
सभी न्यूमेरिकल्स की समझ आई हो, जो कॉन्सेप्ट था वो मिस ना हो सके आपका। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में फर्दर न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।